Earthmark, your path to economic success. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अर्थमार्क पर। दोस्तों, हमारी जो फर्स्ट यूनिट है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके 3 वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उसी यूनिट के फर्स्ट क्वेश्चंस और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले पास्ट ईयर क्वेश्चंस और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोइकोनॉमिक्स के। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वो कहता है कि पीपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा किसी कंट्री दैट इज टर्की पे अर्थक्वेक आए तो। जैसे ही मैंने आपको पहले बताया था अपने लेक्चर में कि पीपीसी शिफ्ट होता है जब रिसोर्सेज में कुछ चेंजेस आते हैं या टेक्नोलॉजी आपकी जो होती है इकोनॉमी जो यूज़ करती है उसमें कुछ चेंजेस आए, तब जाकर पीपीसी शिफ्ट होता है। अगर रिसोर्सेज आपके बढ़ जाते हैं इकोनॉमी में या टेक्नोलॉजी आपकी इम्प्रूव हो जाती है तो आपका पीपीसी राइट पर शिफ्ट होता है। वही दूसरी तरफ अगर आपका रिसोर्सेज कम हो जाए या टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाए तो आपका पीपीसी लेफ्ट पर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि टर्की में अर्थक्वेक आया जिसके कारण से क्या होगा, रिसोर्सेज है इकोनॉमी में वो कम हो जाएंगे। इसके कारण से क्या होगा, इकोनॉमी और जो पीपीसी है कंट्री की वो लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, पीपीसी का विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया था एग्जाम में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। आपके 2 टाइप की स्टेटमेंट होती है, दैट इज पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, जिसको हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं कि एक्चुअली में इकोनॉमी में क्या हो रहा है, हम उसके बारे में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और वही इकोनॉमिक में क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसी चीज़ें होनी चाहिए, जब हम इसकी बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शंस में क्या कह रहा है, गवर्नमेंट हैज डबल्ड एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इन दिस ईयर बजट। गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर डबल कर दिया एजुकेशन के ऊपर। ये चीज़ एक्चुअली हुई है, इसको हम चेक भी कर सकते हैं डेटा के बेसिस पे, तो हमारा ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हुआ। दूसरा क्या कह रहा है स्टेटमेंट, आरबीआई हैज रिसेंटली इंक्रीज रेपो रेट टू रेगुलेट इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। ये भी कह रहे हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया। ये चीज़ एक्चुअली में हुई है, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं, तो हमारा ये भी क्या हुआ, पॉजिटिव स्टेटमेंट हुआ। तीसरा स्टेटमेंट, राइज इन डीजल प्राइसेस कॉज राइजिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। डीजल प्राइस में इंक्रीज आने से आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ गई है। इसको हम चेक कर सकते हैं डेटा के बेसिस पे वेदर कि ये हुआ है कि नहीं। तो ये भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। फोर्थ वन इज इन्वायरमेंटल रेगुलेशन मस्ट बी टफ टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंटल। आपका जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि इन्वायरमेंटल रेगुलेशन आपकी टफ होनी चाहिए ताकि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये स्टेटमेंट बात कर रहा है कि कैसी चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे आपने वर्ड देखा मस्ट बी, तो ये आपका ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। जैसे पहले मैंने बता चुका हूँ आपको लास्ट क्वेश्चन में भी, पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जिसमें वो जिक्र किया जाता है कि इकोनॉमी में कैसे चीज़ें क्या एक्चुअली में हो रही है। तो पीपल शुड टेक कोविड-19 वैक्सीन, यहाँ पर शुड आ गया, लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लेनी चाहिए। क्या होना चाहिए, ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। एवरी चाइल्ड शुड परस्यू ऑन स्पोर्ट इन स्कूल, यहाँ पे शुड आ गया, तो ये भी आपका नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। थर्ड वन इज गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडीज इट इंक्रीज देयर फाइनेंशियल बर्डन। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है जिसके कारण उनका बर्डन या फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है। ये आपका हुआ पॉजिटिव स्टेटमेंट, क्योंकि ये चीज़ें हम चेक कर सकते हैं डेटा की बेसिस पे। तो गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर टू पब्लिक, यहाँ पर शुड आ गया, कैसी चीज़ें होनी चाहिए बात कर रहा है, तो ये आपका हो गया नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, थर्ड वन, द गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी इट इंक्रीज देयर बजट फाइनेंशियल बर्डन। गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देती है तो उसके कारण उसका उनका जो बजट है
बर्डन जो है फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है। तो ये आपका नॉर्मेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट हुआ और इसको हम डेटा के बेसिस पे चेक कर सकते हैं कि ये सच में है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका जो एग्जाम में आया था, द सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी दैट रिलेट टू द क्वेश्चन व्हाट टू प्रोड्यूस एंड डज नॉट डील। अच्छा, तो ये फोर्थ क्वेश्चन जो आपका ये कहता है कि जैसा जैसा कि हमने पढ़ा था अपनी क्लास में कि यहाँ पे इकोनॉमी का 3 प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन वन क्वांटिटीज, दूसरी आपकी हाउ टू प्रोड्यूस और तीसरी आपकी और होम टू प्रोड्यूस। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन टेक्निकल प्रोडक्शन ये बात करता है हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम की। हाउ टू प्रोड्यूस हम डिसाइड करते हैं इकोनॉमी के अंदर कि कौन सी प्रोडक्शन टेक्निक को यूज़ करनी है प्रोडक्शन के लिए। तो ये आपका डील करता है हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम से। तो इसको क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? टेक्निकल प्रोडक्शन। ये फर्स्ट जो ऑप्शन है टेक्निकल प्रोडक्शन ये डील करता है आपका हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम से। सेकंड ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज बिटवीन डिफरेंट गुड्स एंड प्रोड्यूस। इसका ना बात कर रहे हैं कि रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है दो गुड्स के बीच में। ये आपका हाउ टू वर्ड टू प्रोड्यूस में आ गया। कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है ये भी आपका वर्ड टू प्रोड्यूस में आ गया। क्या कॉम्बिनेशन के गुड्स के प्रोडक्शन के ये भी आपका वर्ड टू प्रोड्यूस में आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? फर्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो देखने को मिले लास्ट पास्ट ईयर में जो आपके इस यूनिट से आए हैं। आप कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन इस यूनिट से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इकोनॉमी। जैसे मैंने तो पहले बताया था फर्स्ट लेक्चर अपने कि इकोनॉमी ऐसा सिस्टम है जहाँ पे रहने वाले लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और पैसा कमाने के लिए कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जिसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। उस पूरे सिस्टम क्या बोलेंगे? हम इकोनॉमी बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सिस्टम वेयर पीपल परफॉर्म एक्टिविटी ऑन। सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन आपका है विच ऑफ फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब वही लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल है इकोनॉमी के अंदर और जिसका लेकिन उसका डिमांड जो इकोनॉमी के अंदर है वो ज़्यादा है। तो बेसिकली रिसोर्सिस का सप्लाई जो है उस कम है डिमांड के मुकाबले। तो कौन सा एग्जाम्पल स्कार्सिटी का होगा? अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर रिवर्स, नहीं ये नहीं होगा। लिमिटेड लैंड अवेलेबल फॉर फार्मिंग, ये होगा स्कार्सिटी। ये आपका स्कार्सिटी एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड लैंड ऑफ अवेलेबल है फार्मिंग के पर्पस के लिए। तो इसका आंसर आपका हुआ सेकंड। अनलिमिटेड वांट सब क्या समझते हैं? जैसा पहले बताया गया आपको लेक्चर में कि मनुष्य की इच्छाओं का अंत नहीं है। उसकी इच्छाएं जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। जैसे कि इसकी एक इच्छा पूरी होती है दूसरी इच्छा उसकी उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लेकिन ह्यूमन डिजायर्स आर नेवर एंडेड एंड वंस वन इज सेटिस्फाइड न्यू वंस अराइजेज। जैसे जैसे एक इच्छा पूरी होती है दूसरी उसकी उत्पन्न हो जाती है। बाकी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। पीपल ऑलवेज नीड द सेम थिंग, ये आंसर गलत है। रिसोर्स अबंडेंट एंड कैन मीट ऑल नीड्स, रिसोर्स अबंडेंट नहीं है, रिसोर्स लिमिटेड है, ये गलत है। गवर्नमेंट शुड नॉट लिमिट दी वांट्स ऑफ इंडिविजुअल, ये भी आंसर आपका गलत है। तो इसका आंसर क्या हुआ? सेकंड। फोर्थ क्वेश्चन आपका विजुअल फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप एक्टिविटीज दो टाइप की होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ जिसको करने का पीछे आपका मोटिव होता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करना और पैसा कमाना। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ जिसके करने का पीछे मोटिव आपका पैसा कमाना नहीं होता। उसके करने का पीछे अगर मोटिव होता है पर्सनल सेटिस्फेक्शन, आप प्यार वो चीज़ का काम करते हैं, केयर में किसी का काम करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ आपकी होगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पहला ऑप्शन इसका है टीचिंग इन अ स्कूल फॉर सैलरी, ये आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ गया। ए डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट फॉर फ्री इन कैंप, ये आपका आ गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। डॉक्टर जो है पेशेंट को ट्रीट कर रहा है फ्री में एक कैंप में, ये यहाँ पे पैसे कमाने के मकसद से ये काम नहीं कर रहा। तो ये आपका हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब वही अगर डॉक्टर अपने क्लिनिक में पेशेंट ट्रीट करे और उसके जरिए अपने पैसा कमाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये आपका हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? सेकंड। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। सेलिंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट, ये आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ गया। ड्राइविंग टैक्सी टू अर्न मनी, ये भी आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ सेकंड। अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज से आप क्या समझते हैं?
जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले भी क्लास में कि रिसोर्सेज आपका जो है लिमिटेड है, बट उसके साथ साथ जो रिसोर्सेज जो है उसका अल्टरनेटिव पर्पस का यूज़ किया जा सकता है। तो उसी का मतलब यहाँ पे पूछा गया है। तो इसको क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड। रिसोर्सेज कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस बट चूजिंग वन मीन्स गिविंग अप अदर्स। रिसोर्सेज को आप डिफरेंट पर्पस पे यूज़ कर सकते हैं, बट अगर एट द सेम टाइम अगर आप एक पर्पस पे रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम उसको रिसोर्सेज को आप दूसरे पर्पस से यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, कोई लैंड है, उस लैंड पे आप फार्मिंग कर सकते हैं, उस लैंड पे स्कूल बना सकते हैं, उस लैंड पे आप कोई फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं। बट अगर आपने डिसाइड किया कि उस लैंड पे आपको फार्मिंग करनी है तो एट द सेम टाइम उस लैंड पे आप स्कूल और फैक्ट्री सेटअप नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्वेश्चन में क्या होगा? रिसोर्सेज कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस बट चूजिंग वन मीन्स गिविंग अप अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनमें से इकोनॉमिक एक्टिविटी का कौन सा एग्जांपल है? वह इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए की जाती है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है, वो सारी एक्टिविटी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ये मदर मदर टीचिंग हर चाइल्ड एट होम, ये आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ गया। ये टीचर गिविंग लेसन इन अ स्कूल फॉर सैलरी, ये आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ गया, क्योंकि इसके अंदर जब टीचर जो है स्कूल में पढ़ा रहा है और उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रही है। तो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर ये आ गया। द पर्सन प्रेइंग एट अ टेम्पल, ये भी आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ गया। ए फैमिली सेलिब्रेटिंग अ फेस्टिवल टुगेदर, ये भी आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेकंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस द टर्म माइक्रोज एंड मैक्रोज इन इकोनॉमिक्स। ये मैंने क्लास में बताया था, रैगनर फ्रिस्क ने ये टर्म इंट्रोड्यूस की थी 1933 में। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड, रैगनर फ्रिस्क। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज इट माइक्रोइकोनॉमिक स्टडीज। माइक्रोइकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक एक स्पेसिफिक सेगमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, किसी इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर गुड या सर्विस के बारे में स्टडी करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? माइक्रोइकोनॉमिक स्टडीज इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स। एंटायर इकोनॉमी हम मैक्रो में स्टडी करते हैं, नेशनल इनकम या मैक्रो में स्टडी करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैक्रो में पढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है? एम्प्लॉयमेंट इज इंडेक्स 7%, ये आप चेक कर सकते हैं डेटा के बेसिस पे कि है कि नहीं है। तो ये आपका ये हो गया ये पॉजिटिव स्टेटमेंट। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू ऑल, ये आपका हो गया नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। क्यों? यहाँ पे आपका वर्ड देखा शुड, गवर्नमेंट को एजुकेशन फ्री में देनी चाहिए। जहाँ चाहिए वाली बात आ जाती है वो चीज़ें आपकी हो जाती है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर वो चीज़ें आ जाती है। और जहाँ पे चीज़ें अच्छी में हो रही है और जिसको आप चेक कर सकते हैं डेटा बेसिस पे कि ट्रू है कि नहीं है, वो चीज़ें आपके आती है पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर। सो आपका सेकंड वाला हो गया नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। थर्ड है राइज इन रेपो रेट रिड्यूस इन्फ्लेशन, ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। जीडीपी इंडिया की बढ़ी है 6% से, ये भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो आपका नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या हुआ? सेकंड। इस क्वेश्चन आंसर क्या है? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अल्टरनेट नेम फॉर माइक्रोइकोनॉमिक्स। माइक्रोइकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, उस प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि माइक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर हम किसी पर्टिकुलर गुड्स, सर्विस या रिसोर्सेज का प्राइस डिटरमाइन करते हैं, इसलिए उसको प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? प्राइस थ्योरी। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और थ्योरी ऑफ इनकम, ये हम माइक्रोइकोनॉमिक्स में देखते हैं रिस्पॉन्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? प्राइस थ्योरी। जो आपकी सेंटर प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, वो किससे रिलेट करती है इनमें से? एलोकेशन रिसोर्सेज, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। एलोकेशन रिसोर्सेज का मतलब हुआ कि जो रिसोर्स हमारा इकोनॉमी अवेलेबल है उसको कैसे एलोकेट किया जाए, कैसे उनको बंटवारा किया जाए डिफरेंट गुड्स ऑफ सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ जो इनकम हमारी इकोनॉमी जनरेट हो रही है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए लोगों के बीच में। प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस किसी गुड्स की कैसे डिटरमाइन हो रही है। मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, किसी भी फर्म का प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होगा उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस किससे रिलेट करता है इसके अंदर? आपका एलोकेशन रिसोर्सेज के अंदर।
बेसिकली सेंटर प्रोग्राम इकोनॉमी जो है, मतलब टीम जो है, व्हाट टू प्रोड्यूस फॉर हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये बेसिकली बात करता है रिसोर्सेज के एलोकेशन के बारे में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? फॉर होम टू प्रोड्यूस रिलेट टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द सेंटर प्रॉब्लम फॉर हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस हम बात करते हैं डिसाइडिंग ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक, कि कौन सी प्रोडक्शन टेक्निक को यूज़ करनी है प्रोडक्शन के लिए, हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? चूजिंग द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट डज अ पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिप्रेजेंट। पीपीसी कर्व जो होता है वो शो करता है कि एक इकोनॉमी मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकती है बाय यूजिंग इट्स ऑल रिसोर्सेज एंड टेक्निक एफिशिएंटली, कि कितना वो मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकती है। तो मैक्सिमम की जहाँ पे बात आ गई, इसका मतलब कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है वो आपका लिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्सेज का हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं कि इतना हम मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको अनलिमिटेड प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो ये पीपीसी पे क्या शो करता है आपका? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसके कारण आप एक बाउंड्री तक ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक मैक्सिमम अमाउंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा प्रोड्यूस आप नहीं कर सकते। तो पीपीसी कब क्या शो करता है यहाँ पे? आपका स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको कहता है कि अगर इकोनॉमी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाती है तो एमआरटी आपका क्या होगा? जैसे मैंने आपको पहले बता चुका कि उस क्लास में, एमआरटी का फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय गेम। ए से बी इकोनॉमी मूव कर रही है तो 10 का कितना सेक्रीफाइस हो रहा है? 2 यूनिट का। 50 से 48 हुआ, 2 यूनिट्स का हुआ। अब बुक्स का कितना गेन हो रहा है? 1 यूनिट का, 0 से 1 1 यूनिट का। तो यहाँ पे एमआरटी कितना हुआ? 2। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या हुआ? 2 पेन्स पर बुक एमआरटी इस क्वेश्चन अंदर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शिफ्ट द पीपीसी टू द राइट। पीपीसी का राइट पर शिफ्ट होगा कब? जब रिसोर्सेज इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाएगी, या आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो अपग्रेड हो जाएगी। इन केस में आपका पीपीसी राइट पर शिफ्ट होगा। देन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इस केस में आपका पीपीसी राइट पर शिफ्ट होगा। अगर नेचुरल डिजास्टर आता है तो उससे अब रिसोर्सेज आपके कम हो जाएंगे, जिससे आपका पीपीसी लेफ्ट पर शिफ्ट होगा। लेबर फोर्स डिक्रीज होगा तब भी आपका पीपीसी लेफ्ट पर शिफ्ट होगा, क्योंकि रिसोर्सेज कम हो गए आपके। वार्म कंडीशन आएगी तब भी आपका पीपीसी आपका लेफ्ट पर शिफ्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेप ऑफ पीपीसी कर्व इज कनकेव ड्यू टू। पीपीसी कर्व का शेप कनकेव क्यों होता है? बेसिकली कनकेव शेप ये शेप होती है, इसको हम कनकेव शेप बोलते हैं। पीपीसी आपका जनरली कनकेव शेप का होता है। क्यों? उसके पीछे कारण ये है कि आपका एमआरटी जो होता है वो आपका इंक्रीजिंग नेचर का होता है। इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। सो ड्यू टू इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका पीपीसी कर्व जो होता है वो आपका कनकेव शेप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इकोनॉमी के अंदर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए, और वो प्रोग्राम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी हो गया, तब पीपीसी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एक चीज़ समझिए, पीपीसी कर्व क्या शो करता है? पीपीसी कर्व शो करता है मैक्सिमम आउटपुट, कि इकोनॉमी मैक्सिमम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है अगर अपने सारे रिसोर्सेज का वो फुली यूटिलाइज करे। तो अगर मैं यहाँ पे पीपीसी ड्रॉ करूँ, तो ये बाउंड्री जो है, ये पीपीसी कर्व जो है, इस कर्व पर जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं, कॉम्बिनेशन आ रहे हैं गुड्स के, गुड वन और गुड टू के, वो मैक्सिमम प्रोडक्शन बता रहे हैं गुड वन गुड टू के। बट रियलिटी में क्या होता है, इकोनॉमी अपने पूरे रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइज नहीं करती। तो इस केस में क्या होगा, जब इकोनॉमी अपनी रिसोर्स से पूरी फुली यूटिलाइज नहीं करेगी तो इकोनॉमी प्रोड्यूस करेगी इनसाइड द पीपीसी। लेट्स से इकोनॉमी एक पॉइंट ए पे प्रोड्यूस कर रही है इनसाइड द पीपीसी, इस पॉइंट पे। अगर इस केस में इस पॉइंट पे अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए इकोनॉमी के अंदर, तो क्या होगा, जो लोग पहले से बेरोजगार थे उनको रोजगार मिलेगा,
इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो इकोनॉमी कहाँ से मूव करेगी? ए पॉइंट से वो मूव करेगी टुवर्ड्स पीपीसी। टुवर्ड्स पीपीसी। पीपीसी कब शो कर रहा है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन बाय यूजिंग ऑल इट्स रिसोर्सेज। अब जब सारे रिसोर्सेज यूज नहीं हो रहे तब इकोनॉमी ए पे है। अब कुछ रिसोर्सेज यूज होने लग गए तब इकोनॉमी कहाँ मूव करेगी? पीपीसी की तरफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? द इकोनॉमी विल मूव फ्रॉम इनसाइड द पीपीसी टू द पॉइंट ऑन द पीपीसी। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपको पीपीसी क्लैरिटी होगी, पीपीसी एक्चुअली क्या बताता है, पीपीसी के अंदर का पॉइंट होता है वो क्या शो करता है। तो इस पॉइंट्स क्वेश्चन से आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। फर्स्ट ऑप्शन जो उसका है पीपीसी विल शिफ्ट आउटवर्ड, नहीं होगा। आउटवर्ड तब शिफ्ट होगा जब रिसोर्सेज बढ़ेंगे। जब रिसोर्सेज यहाँ पे फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे तो इकोनॉमी एक पे है। रिसोर्सेज बढ़ेंगे, यहाँ पे बढ़ने रिसोर्सेज की बात हो नहीं रही है। यहाँ पर रिसोर्सेज पहले से आप इकोनॉमी के अंदर है, आप उसी को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे। पहले आप उसको फुली यूटिलाइज करेंगे तब पीपीसी पहुंचेंगे। जब नए रिसोर्सेज आपके इकोनॉमी में आएंगे तब जाके इकोनॉमी आपका पीपीसी राइट पर शिफ्ट होगा। पीपीसी फिर शिफ्ट इनवर्ट, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। ये क्वेश्चन बहुत काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपकी क्लैरिटी के लिए पीपीसी के रिगार्डिंग। ये पीपीसी क्या है, कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल अजम्पशन ऑफ पीपीसी। पीपीसी का हमने अजम्पशन पढ़ी थी। पहला अजम्पशन ये था पीपीसी में इकोनॉमी दो गुड्स प्रोड्यूस करती है। दूसरा अजम्पशन ये था पीपीसी का कि रिसोर्सेज जो है इकोनॉमी के अंदर वो आपका फिक्स्ड है, लिमिटेड है। टेक्नोलॉजी आपकी कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। और आपके रिसोर्सेज जो है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है प्रोडक्शन में सभी गुड्स के। ये आपके अजम्पशन से पीपीसी की। तो पहला देखते हैं रिसोर्सेज फिक्स्ड नहीं, रिसोर्सेज आपके रिसोर्सेज आपके फिक्स्ड है, लिमिटेड है। ये आपका अजम्पशन है पीपीसी का। टेक्नोलॉजी रिमेंस कांस्टेंट, हाँ टेक्नोलॉजी आपकी कांस्टेंट रहती है, ये भी आपका अजम्पशन है पीपीसी का। रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट फॉर ऑल गुड्स, नहीं, रिसोर्सेज आपके इक्वली एफिशिएंट नहीं है हर गुड्स बनाने के लिए। रिसोर्सेज आर अनइक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। तो आपका ये अजम्पशन पीपीसी का नहीं है। पीपीसी प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स, यस पीपीसी दो गुड्स बनाती है, तो ये आपका अजम्पशन है। थर्ड वन आपका अजम्पशन पीपीसी का नहीं है। नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोइकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन एग्रीगेट। माइक्रोइकोनॉमिक्स किस पे फोकस करता है? जस्ट पहले बता दें माइक्रोइकोनॉमिक्स आपका इकोनॉमी के किसी स्पेसिफिक सेगमेंट या स्पेसिफिक पार्ट के बारे में स्टडी करता है, एक स्मॉल सेक्शन के बारे में स्टडी करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आंसर क्या होगा इसका? मार्केट, फोकस मार्केट फॉर स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। जब एग्रीगेट की बात आती है हम मैक्रो की बात करते हैं, जब पूरे इकोनॉमी की बात हो रही है। नेशनल इनकम हम मैक्रो में देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी हम मैक्रो में देखते हैं। तो इस इस क्वेश्चन का आंसर हुआ आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन फॉलोइंग दिस एग्जांपल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पर रिसोर्सेज जो होते हैं वो कौन ओन करता है? रिसोर्सेज ओन करते हैं वहाँ के बिजनेसमैन या इंडिविजुअल्स ओन करते हैं। वहाँ पर गवर्नमेंट का बहुत ही कम रोल होता है रिसोर्सेज के मामले में। और जो प्रोडक्शन की जा रही है इकोनॉमी के अंदर, उस जो बिजनेसेस प्रोडक्शन कर रहे हैं रिसोर्सेज यूज़ करके, उसके पीछे उनका मोटिव क्या है? प्रॉफिट मेकिंग। तो यहाँ पर कैपिटलिस्ट सिस्टम का कुछ की फीचर्स है ये। और कैपिटलिस्ट सिस्टम का इकोनॉमी का जो प्राइम एग्जांपल है वो आपके वेस्टर्न इकोनॉमी वेस्टर्न कंट्रीज में देखा जाता है, जैसे यूएस और यूके, आप इसका प्राइम एग्जांपल है। तो इस क्वेश्चन का एग्जांपल विच ऑफ वन इज एग्जांपल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो उसका आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट। क्यूबा में आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी है, नॉर्थ कोरिया में सोशलिस्ट इकोनॉमी देखा जाता है, इंडिया में आपका मिक्स इकोनॉमी देखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड, यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इकोनॉमिक सिस्टम कंबाइंस फीचर बोथ कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर आपको कैपिटलिज्म सोशलिज्म दोनों के फीचर देखने को मिलते हैं? तो वो है आपका मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी के अंदर आपका कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के फीचर्स देखे जाते हैं। इसका एक प्राइम एग्जांपल क्या है? इंडिया। इंडिया में आपको मिक्स इकोनॉमी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सोशल इकोनॉमी द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी। सोशल इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं वो कौन ओन करते हैं? सोशल इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज होते हैं वो गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट के पास उनका अधिकार होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? स्टेट बाय कंट्रोल बाय द स्टेट और कम्युनिटी, ये आपका हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। रिसोर्सेज प्राइवेटली ओन किए जाते हैं आपके कैपिटलिस्ट सिस्टम में,
ये भी आपका कैपिटलिस्ट सिस्टम में, ये भी आपका कैपिटलिस्ट सिस्टम में देखा जाता है। तो रिसोर्सेज बेसिकली ओन किए जाते हैं स्टेट या गवर्नमेंट के द्वारा सोशल इकोनॉमी के अंदर। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने देखा कि पास्ट 2-3 साल में आपको 4 क्वेश्चन आए थे इस यूनिट से जो हमने सॉल्व किए या इस लेक्चर के स्टार्टिंग में। देन उसके बाद हमने 20-22 क्वेश्चन को प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इस यूनिट से हमने देखे। तो मुझे लगता है कि इतने क्वेश्चंस काफ़ी है। अगर आपको किसी क्वेश्चन डाउट लगता है, कहीं आपको क्लैरिटी में आपको दिक्कत आ रही है किसी क्वेश्चन का, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा और नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 2 जो है कंज्यूमर बिहेवियर डिमांड। वो आपको नेक्स्ट लेक्चर देखने को मिल जाएगा आपको। और हाँ, अगर आपको कहीं भी दिक्कत लग रही है, कहीं भी किसी पार्ट में समझने में, किसी कॉन्सेप्ट को समझने में, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। चलिए दोस्तों फिर धन्यवाद। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।